आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फेवरेट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, द गुप्ता डायनेस्टी। दोस्तों बता दूं कि ये टॉपिक केवल हिस्ट्री का फेवरेट नहीं है, बल्कि ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी बोर्ड का भी फेवरेट टॉपिक है और साथ ही मेरा भी फेवरेट है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा इस डायनेस्टी में इम्पॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे, उन्होंने कौन कौन से टाइटल और उसमें नवरत्न कौन कौन से थे, किसके शासनकाल में फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लेक हैं। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट ये पोर्शन इस वीडियो को इम्पॉर्टेंट बनाता है क्योंकि इस काल को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आइए जानेंगे इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है। सो दोस्तों सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें उसका सोर्स जान लेना चाहिए कि इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। तो ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, मतलब इलाहाबाद का लेख, इसको प्रयाग प्रहस्ती लेख भी बोलते हैं, जिसकी रचना हरि सेन नाम के एक पोएट ने की थी। दोस्तों हरि सेन जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने इस लेख को दीवार पर लिखवाया था और इसमें लगभग 33 लाइन्स हैं और इसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के जो मैट्रिमोनियल अलायंस, जो वॉर, विक्ट्री और उनके रिलेशनशिप, द डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड मैट्रिमोनियल अलायंस विद अदर रूलर लिखा गया है। ये दोस्तों ये है मैप गुप्ता एम्पायर का। ये जो देख रहे हैं आप ऊपर कलर्ड पोर्शन, ऑरेंज में या ग्रीन में या डार्क ग्रीन में, यही है गुप्ता एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद ये एम्पायर सबसे बड़ा और सबसे लंबा समय चलने वाला एम्पायर है। दोस्तों ये डायनेस्टी लगभग 250 साल से भी ऊपर हमारे देश पर रूल किया। इन्होंने बेसिकली नॉर्थ इंडिया, जिसका बाउंड्री पाकिस्तान के इंडस रिवर से लेकर आसाम, वेस्ट बंगाल तक है, और साउथ में डेक्कन प्लेट्यू तक, और नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के बाउंड्री तक। तो आइए दोस्तों इस डायनेस्टी के अदर पहलू को भी जानने की कोशिश करते हैं। द टॉपिक गुप्ता डायनेस्टी। द एंशिएंट इंडिया, द गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड द मिड टू लेट 3rd सेंचुरी। इन्होंने 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक रूल किया। इनके ओरिजिन के बारे में जानें तो ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे, जो कि सेंट्रल एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ और साउथ के छोटे एरिया से इनका रूल था। वो बेसिकली ब्राह्मण या वैश्य थे। बहुत सारे हिस्टोरियन इन्हें ब्राह्मण बुलाते हैं और बहुत सारे वैश्य, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सबसे ज़्यादा हिस्टोरियन का मानना ये है कि ये वैश्य जाति से थे, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से। और इस डायनेस्टी के फाउंडर श्री गुप्ता थे। दोस्तों सभी को कन्फ्यूजन होता होगा कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। सब लोग टिक मार के आ जाते हैं चंद्रगुप्ता फर्स्ट, बट दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जाम में रेलवे, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस में पूछे जाते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो रट लीजिएगा कि ये श्री गुप्ता थे, ना कि चंद्रगुप्ता फर्स्ट। और इनका ओरिजिन इलाहाबाद के प्रयागराज शहर में हुआ था। आइए एक एक करके गुप्ता डायनेस्टी के अदर रूलर के बारे में जानते हैं। तो पहला फाउंडर श्री गुप्ता थे, जो कि 240 एडी से 280 एडी पे राज किया। इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया था, महाराजा टाइटल। इन्होंने बहुत स्मॉल एरिया पे रूल किया था फ्रेंड्स। जो आप पिक्चर में देख रहे थे, ये जो डार्क ग्रीन कलर का है, बिहार और यूपी का एरिया। इनका एम्पायर केवल इतना सा ही था। फिर उनके पुत्र घटोत्कच गद्दी पे आते हैं। उन्होंने भी महाराजा की टाइटल ली थी। सो दोस्तों इस सीरीज़ में टाइटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कौन सा राजा कौन से टाइटल एज्यूम किया था। सो श्री गुप्ता और उनके पुत्र घटोत्कच ने महाराजा टाइटल को एज्यूम किया था। फिर 3rd इम्पॉर्टेंट किंग थे चंद्रगुप्ता फर्स्ट। दोस्तों इनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है।
अगर क्वेश्चन में आए हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, देन सिंपली आप टिक करके आएंगे श्री गुप्ता। अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब आप चंद्रगुप्ता फर्स्ट को टिक कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन आए हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तब आप चंद्रगुप्त फर्स्ट को टिक करके आइएगा। इन्होंने महाराजा धीराज की टाइटल ली थी और इन्होंने लिच्छवी जो कि मगध किंगडम की राजकुमारी थी उनसे विवाह किया था। इन्होंने लिच्छवी के राजकुमारी से शादी किया था, इसलिए इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया था लिच्छवी दोहित्रा। और लिच्छवी के प्रिंसेस से शादी करने के बाद इनको उनका एम्पायर दहेज के रूप में मिल गया था, तो इन्होंने बहुत ही मैट्रिमोनियल्स अलायंस बनाए। मैट्रिमोनियल्स अलायंस बनाने के लिए चंद्रगुप्त फर्स्ट बहुत ही फेमस थे। इन्होंने ज़्यादा युद्ध नहीं किया और इन्होंने ये फर्स्ट किंग थे जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल एज्यूम किया। आइए दोस्तों, सेकंड समुद्रगुप्ता। इससे पहले एक बात बता दूं आपको कि ये जो डायनेस्टी के रूलर थे ये सभी भागवत धर्म को फॉलो करने वाले थे। भागवत धर्म मतलब विष्णु भगवान। इनके ही शासनकाल में पुराण जो अब विष्णु पुराण, भागवत पुराण की रचना हुई थी और ये सभी हिंदू धर्म को मानने वाले या भागवत धर्म को मानने वाले थे। और चलिए, समुद्रगुप्ता, उनका शासनकाल 335 एडी से 380 एडी तक चला, 45 साल। ये दोस्तों ये युद्ध जीतने के लिए बहुत ही फेमस थे। इन्होंने लगभग अपने जीवन में 100 लड़ाइयाँ की और सारे में जीत हासिल हुई। तो समुद्रगुप्ता को इनके वार कॉन्क्वेस्ट के कारण इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक आयरलैंड के हिस्टोरियन थे जो आयरिश इंडोलॉजिस्ट एंड आर्ट हिस्टोरियन, जो कि बाद में इंडिया में आ गए थे। उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया की भी उपाधि दी। दोस्तों, नेपोलियन के बारे में और जानें तो नेपोलियन एक बहुत ही बड़ा कॉन्करर था जो कि फ्रांस का राजा था। 1794 से 1815 तक फ्रांस पर रूल किया और उसने पूरे यूरोप को जीतने की कोशिश की थी। और इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है तो एरन इंस्क्रिप्शन जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इन्हें कविराज का भी टाइटल एज्यूम किया गया क्योंकि ये एक गोल्डन कॉइन था जिस पे इनका पिक्चर बना हुआ था जिसमें ये वीणा बजा रहे थे। तो इससे मालूम चलता है कि इन्हें वीणा बजाने और कविता लिखने और गाने का बहुत ही शौक़ था। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है कि कौन से गुप्ता रूलर थे जिन्हें कविराज का भी टाइटल दिया गया, तो वो समुद्रगुप्त थे। अब आइए देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। दोस्तों, ये सबसे बड़े रूलर थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा मैट्रिमोनियल अलायंस और वार कॉन्क्वेस्ट किया। इन्होंने टाइटल विक्रमादित्य एज्यूम किया। विक्रमादित्य मतलब सूर्यपुत्र, सन ऑफ द सन, सूर्य का पुत्र विक्रमादित्य। इन्हीं के शासनकाल में कालिदास, जो कि आप समझते हैं, जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडियन लिटरेचर भी कहा जाता है, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में नवरत्न थे, नवरत्न जिसमें कि कालिदास। इनके नवरत्नों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कालिदास जो कि लेखक थे और वराह मिहिर जो कि एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोनॉमी में विश्वास रखते थे। और दोस्तों, आर्यभट्टा भी थे गुप्त शासनकाल में, लेकिन वो विक्रमादित्य के शासनकाल में नहीं थे, इसलिए ये आगे वाले राजा के शासनकाल में थे। और हरिसेन आपने देखा होगा जिन्होंने प्रयाग प्रहस्ती का लेख लिखा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे। और एक और थे, नाम याद नहीं आ रहा, हाँ, अमर सिंह जिन्होंने बहुत सारे कहानियाँ लिखी। अमर चित्र कथा आपने पढ़ी होगी या फिर यूट्यूब पे देखा होगा, अमर चित्र कथा चैनल, जिसमें कि पुराने स्टोरी लिखे गए हैं जैसे रजिया सुल्तान की, चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोका की, एक्सेट्रा।
दोस्तों आज इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो ट्रक आ जा रही है, तो इसीलिए नॉइज़ आ रही होगी। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे भी बहुत एनोइंग सा फील हो रहा है। सो आगे बताएंगे इस वीडियो के एंड में कि नवरत्ना कौन कौन से थे। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करिए। इसके बाद इनके पुत्र, दोस्तों एक स्टोरी थी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। दोस्तों समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, एक का नाम था रामगुप्त और एक कुमारगुप्त। ये देखिए स्टोरी आपके स्क्रीन पे है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा था, अतः पिता की मृत्यु के बाद वही गद्दी पर बैठा। वह निर्बल एवं कायर शासक था। उसके शासनकाल में शकों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। रामगुप्त पराजित हुआ तथा एक अत्यंत अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया गया। संधि के शर्तों के अनुसार उसे अपनी पत्नी द्रुस्वामिनी को शक राज को भेंट में देना था। अपने बचाव का कोई उपाय न पाकर रामगुप्त ने यह संधि स्वीकार कर लिया। उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त स्वभाव से बड़ा वीर तथा स्वाभिमानी था, अतः उसे यह शर्त अपने कुल की मर्यादा के विपरीत लगी। उसने यह प्रस्ताव किया कि ध्रुव देवी के वेश में उसे ही शकपति के शिविर में भेजा जाए। उसका प्रस्ताव मान लिया गया। फलस्वरूप उसने शकपति की हत्या कर दी। इस कार्य से उसकी लोकप्रियता बढ़ी तथा रामगुप्त उतना ही निंदनीय होता गया। अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए उसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी, उसकी पत्नी से विवाह कर लिया तथा गुप्त वंश का राजा बन बैठा। सो दोस्तों ये स्टोरी जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। ये चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको बाद में विक्रमादित्य का टाइटल लिया, वो बहुत ही बहादुर था। उसके भाभी जो कि उसके भैया रामगुप्त थे, उनकी पत्नी को शक राजा ने संधि के अनुसार उसे अपने पास बुलाया था। तो ये रामगुप्त मान गया, लेकिन ये चंद्रगुप्त को कतई बर्दाश्त न हुआ। तो उन्होंने सोचा कि वो औरत के भेष में साड़ी पहनकर खुद ही जाएंगे, और वो वहाँ गए और शकों को मारकर भाग गए। और बाद में यहाँ आकर रामगुप्त को मारकर और अपने भाभी से शादी कर लिया। सो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। चंद्रगुप्त के बेटे कुमारगुप्त इनके बाद गद्दी पर बैठे। उन्होंने 413 एडी से 455 एडी तक शासन किया। वो दोस्तों एक नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आप सभी को मालूम होगा, बिहार में पाटलिपुत्रा में बसा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडिंग कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया और इन्हें सकारादित्य का टाइटल भी दिया, क्योंकि कुमारगुप्त फर्स्ट बहुत ही बहादुर शासक, और इन्होंने साका जो कि इन्वेडर थे, जो कि इनको बाउंड्री को साउथ इंडिया से इन्वेड करते थे, उनको इन्होंने हरा दिया बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए इनको सकारादित्य भी कहा जाता है। इनके बेटे स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 एडी तक था। इन्होंने भी विक्रमादित्य का टाइटल लिया। तो अगर आपको सवाल आए कि कौन से राजा जिन्होंने पहली बार विक्रमादित्य का टाइटल एग्ज्यूम किया, जो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, टिक करिएगा। ये कुमारगुप्त के बेटे थे और इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि हुन्स जो कि वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे अटैक करते थे, और इंडिया में, जो कि आगे चलकर गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। तो हुन्स को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से हराया, लेकिन इनके आगे आने वाले राजाओं ने हुन्स के साथ लड़ नहीं पाए और टिक नहीं पाए, और उनका जो 250-300 साल पुराना इतिहास मिट्टी में मिल गया। और लास्ट रूलर जिनको हम जानते हैं वो थे विष्णुगुप्ता, जिन्होंने 540 से 550 एडी 10 साल ही शासन कर पाए, और इनके ऊपर हुन का इन्वेजन हुआ, और इनके जो सामंत राजा थे उन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने डायनेस्टी पे कब्जा करके बैठ गए, और इस तरह गुप्त शासन का अंत होता है। तो चलिए आइए दोस्तों, अब एक एक राजा को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कुछ पॉइंट छूट गया है तो हम आपको इसमें बताते चलेंगे। चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि घटोत्कच के
पुत्र थे। उन्होंने मगध किंगडम के राजकुमारी जिनका नाम कुमारा देवी था उनसे शादी किया। उस समय मगध किंगडम की राजधानी लिच्छवी थी, तो लिच्छवी की जो राजकुमारी थी उनसे इन्होंने शादी किया, इसलिए इनको लिच्छवी दौहित्र का टाइटल भी दिया गया। और इनका टेरिटरी प्रयाग जो कि इलाहाबाद से गंगा नदी तक था। और ये क्वाइन, इनके ज़माने में जो क्वाइंस चली उस पर राजा और रानी का साइन या फिर उनके मुहर या फिर उनके पिक्चर लगे रहते थे। इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया। महाराजा धीराज का मतलब होता है ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा, महाराजा धीराज। ही वॉज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग ए स्मॉल प्रिंसली इनटू ग्रेट किंगडम। दोस्तों, इनको इसलिए रियल फाउंडर कहा जाता है क्योंकि इनका स्टेट इनसे पहले श्रीगुप्ता और घटोत्कच के शासनकाल में बहुत ही छोटा हुआ करता था। लेकिन इन्होंने अपने सूझबूझ से, अपने बुद्धि से, बल से, कौशल से अपने एम्पायर को बहुत ही एक्सपेंड किया। और ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के सबसे बड़े महान राजा के तौर पे चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाना जाता है। समुद्रगुप्त जो कि इनके बाद सबसे महान राजा हुए, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनके पुत्र चंद्रगुप्त फर्स्ट थे और उनके वाइफ कुमारा देवी। ही वॉज ए मिलिट्री जीनियस एंड वॉज ए सक्सेसफुल इन एडिंग मेनी टेरिटरी इनटू द गुप्ता एम्पायर। ये मिलिट्री जीनियस थे और इन्होंने अपने युद्ध कौशल के कारण बहुत ही राज्य को अपने में मिला लिया। द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हिज ब्रेवरी एज composed by his court poet Harisena. There it is said that he defeated 9 kings of Ganges Valley, 12 kings from southern region and 18 forest tribes. तो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जिस पे कि लिखा गया है, इन्होंने 9 गंगा वैली के 9 रूलर को हराया और साउथ इंडिया के 12 राजाओं को हराया और फॉरेस्ट ट्राइब के 8 राजाओं को हराया। और ये लेख प्रयाग प्रहस्ती का लेख हरिसेन जो कि उनके कोर्ट पोएट थे उनके द्वारा लिखा गया। हिज रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम हिमालयज इन द नॉर्थ टू द कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स इन द साउथ, फ्रॉम बाल्क अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द ईस्ट। आप देख सकते हैं कितना टेरिटरी को इन्होंने कॉन्कर किया। इनका एम्पायर हिमालय से लेके कृष्णा और गोदावरी नदी तक था और अफ़गानिस्तान से लेके ब्रह्मपुत्रा नदी तक। ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ वैष्णवाइट हिंदुइज़म बट ही वॉज टॉलरेंट ऑफ ऑल अदर फेथ्स। ही गेव परमिशन टू द किंग ऑफ श्रीलंका मेघवर्णा टू बिल्ड ए मोनेस्ट्री इन बोध गया। ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे लेकिन ये बहुत ही टॉलरेंट, दूसरे धर्म की इज्जत करने वाले थे। इन्होंने श्रीलंका के राजा उनको बौद्ध मंदिर बनाने के लिए परमिशन दिया था अपने एम्पायर में। ही वॉज आल्सो कॉल्ड इंडियन नेपोलियन बाय आर्ट हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ। वी.ए. स्मिथ के द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन का भी उपाधि दिया गया। और सबसे लास्ट इन्हें कविराज का टाइटल दिया गया क्योंकि ये बहुत सारे कविता कंपोज किया करते थे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग द चंद्रगुप्ता सेकेंड। ही इज आल्सो कॉल्ड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 380 से 418 एडी तक चला। ये समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के पुत्र थे। ही वॉज आल्सो नोन एज विक्रमादित्य, जिसका मतलब सूर्य पुत्र होता है। ही फर्दर एनेक्स्ड टेरिटरीज इंक्लूडिंग सौराष्ट्र which gave him in the western coastline. He used matrimonial alliances to expand his kingdom. He established matrimonial alliances with the Nagas and Vakatakas. He gave his daughter in the marriage to Vakataka ruler of Maharashtra Rudrasen II. मैट्रिमोनियल्स अलाइंस करके बहुत सारे राज्य को अपने में मिला लिया। जैसे इन्होंने अपनी बेटी की शादी वाकाटाका के रूलर से करवा दिया। और ही आल्सो एनेक्स 3
Satrapa kingdoms and assumed the title Sakari, destroyer of the Sakas. He defeated the Saka king Rudra Simha III, thus acquiring Saurashtra and Kathiawad. इन्हें सौराष्ट्र जो कि गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है और काठियावाड़ जो कि गुजरात में है उसको रूलर जो कि रुद्र सिंह III को हराकर अपने में मिला लिया। और ये वहाँ उस समय गुजरात और महाराष्ट्र में साका का शासनकाल था, तो साका को हराया, इसलिए इन्होंने सकारी टाइटल भी एज्यूम किया। दो द वेस्टर्न पोर्ट्स द किंगडम्स प्रॉस्पेरिटी ग्रीव थ्रू ट्रेड लिंक्स बिटवीन रोमन एम्पायर। उनके शासनकाल में इंडिया से ट्रेड रोमन एम्पायर, कैथोलिक रोमन एम्पायर तक इनका ट्रेड होता था। आफ्टर ईस्ट एंड वेस्ट चंद्रगुप्ता सेकंड डिफिटेड नॉर्थ रूलर also like Huns, Kamboj, कृतराज। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी तरह हराने के बाद इन्होंने नॉर्थ के कुछ रूलर को हराया। हुन्स जो कि इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर, उन्हें हराया, बुरी तरीके से मात दिया। ही वॉज ए ब्रिलियंट कॉन्करर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल। ये बहुत बड़े कॉन्करर जो कि विजेता थे और बहुत ही बड़े शासक भी थे। Like his father, he was a Vaishnavite but was tolerant of other religion. अपने पिता की तरह ये भी विष्णु भागवत धर्म को मानते थे, लेकिन दूसरे धर्मों के लिए टॉलरेंट थे। His other names mentioned in coins including Vikrama, Devagupta, Devaraja, Simvikrama, Vikramaditya, Sakari, etc. His court had 9 jewels और नवरत्ना। इनके कोर्ट में 9 जेवल्स थे जिन्हें नवरत्न के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे हम मिडिवियल हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे अकबर के नवरत्न थे, तो अकबर ने नवरत्न इन्हीं के हिस्ट्री को पढ़कर देखते हुए बनाया था। इनके नवरत्न में से कुछ थे कालिदास, हरिसेन, अमर सिंह एंड धनवंतरी। धनवंतरी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। धनवंतरी कौन था, किसके शासनकाल में फिजिशियन था? तो ये थे समुद्रगुप्त, नहीं, ये चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फिजिशियन थे जो कि डॉक्टर का काम करते थे, वैद्य का काम। और फाहियान जो कि बुद्धिस्ट ट्रैवलर, चाइनीज़ ट्रैवलर, जो कि फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर टू इंडिया कौन था? फाहियान। उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही इंडिया पे ट्रैवल किया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वॉज द फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान, और फाहियान केम ड्यूरिंग विच रूलर? सो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों हमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है फाहियान और हेंसवांग में, तो हेंसवांग पहले आया था कि फाहियान? तो पहले फाहियान आया था और हेंसवांग कब आया था? हर्षवर्धना, एच फॉर हेंसवांग और एच फॉर हर्षवर्धना। तो गुप्ता एम्पायर के बाद हम आगे पढ़ेंगे हर्षवर्धना एम्पायर और वर्धन डायनेस्टी, तो उन्हीं के शासनकाल में हेंसवांग आए थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एच फॉर हेंसवांग, एच फॉर हर्षवर्धना। अब आइए देखते हैं नवरत्न के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो फर्स्ट नवरत्न थे कालिदास जो कि पोएट थे और बहुत बड़े लिटरेचर आर्टिस्ट थे। सेकंड अमर सिंह जो कि राइटर थे, बहुत सारे स्टोरी लिखी इन्होंने। धनवंतरी फिजिशियन, डॉक्टर का काम किया करते थे। वराहमिहिर एस्ट्रोलॉजर थे। वटाला भट्टा, वरुचि, कस्पांग एंड सानाकू और घटकपुर, ये सभी फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। चलिए इतना पढ़ने के बाद आइए हम समराइज करते हैं टॉपिक्स को एक एक करके। आफ्टर लर्निंग दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन। सो आई होप कि आप ये सब एक्सप्लेन कर पाएंगे। द सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता लाइक द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एंड देयर इम्पोर्टेंस। सो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सोर्स हमें कहाँ से जानकारी मिलती है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रहस्ती लेख से मिलता है, जिसको हरिसेन जो कि कोर्ट पोएट थे उन्होंने लिखा था। सेकंड, समुद्रगुप्ताज मिलिट्री अचीवमेंट्स एज वेल एज हिज पर्सनल एकॉम्प्लिशमेंट। समुद्रगुप्त का मिलिट्री अचीवमेंट और पर्सनल एक्लॉम्प्लिशमेंट।
एकॉम्प्लिशमेंट मतलब होता है जो चीज़ उन्होंने हासिल किया खुद के दम पे। तो समुद्रगुप्त के मिलिट्री अचीवमेंट और उनके जो अचीवमेंट्स थे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड एंड हीज अदर क्वालिटीज़ इंक्लूडिंग पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में और उनके क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट एंड लिटरेचर, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए थे। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो गुप्ता एम्पायर के आर्ट एंड लिटरेचर पे बना दूंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज डिस्क्राइब्ड बाय फाहियान हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो फाहियान जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उनके ट्रैवल अकाउंट से भी हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के बारे में पता चलता है। इसीलिए इस शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। उन्होंने इस बुक में लिखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के बारे में। दोस्तों फाहियान जो कि इंडिया में 15 साल रहे थे और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, नहीं उस समय तो था ही नहीं, तो उन्होंने यहाँ के सोसाइटी के बारे में लिखा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो उन्होंने लिखा इंडिया में सोसाइटी कितने अच्छी है, यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता था और यहाँ पे जो इनकम इनइक्वलिटी थी वो भी बहुत कम थी और सभी खुशी थे। और इकोनॉमी में इंडिया का ट्रेड रोमन एम्पायर से होता था और भारत बहुत ही तरक्की कर रहा था। बहुत सारे सोने के सिक्के, जैसे सोने के सिक्के को हम दिनार बोलते हैं और चांदी के सिक्के जो कि गुप्ता शासनकाल में चलाए गए थे उसके रूपक बोलते हैं। आगे हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे द ग्रोथ ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलर्स लाइक कालिदास एंड विशाख दत्त। दोस्तों विशाख दत्त और कालिदास दोनों गुप्त काल के थे। विशाख दत्त जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा था जिसमें कि मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा गया है, और कालिदास इन्होंने बहुत सारे किताब लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम एट्सेट्रा। ये संस्कृत के बहुत ही बड़े पोएट थे। दोस्तों इनके बारे में एक स्टोरी बहुत ही फेमस है कि इनकी पत्नी के नाम विद्युत्मा था। दोस्तों विद्युत्मा जो कि एक राजकुमारी थी, वो शादी करना चाहती थी परीक्षा लेने के बाद। तो बहुत सारे विद्वान आए, आसपास के राजा महाराजा पंडित लोग आए, तो कोई इनसे खुश नहीं था। मतलब रानी किसी को चूज नहीं कर पाई, बोले कि यहाँ पे बुद्धिमान कोई नहीं है। तो उन पंडितों ने सोचा चलो इसको हम मूर्ख बनाते हैं, इस महारानी को। इस महारानी की शादी देश के सबसे बड़े मूर्ख से शादी करवाएंगे। तो ये चल दिए खोजने सबसे बड़े मूर्ख की तलाश में। तो आगे जाते हैं तो एक जंगल में एक लकड़हारा मिलता है जो कि जिस पैर पे बैठा था जिस पेड़ की डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। तो वो थे कालिदास। तो उन्होंने सोचा कि इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो इन्होंने कालिदास को बोला कि तुम मौन रहना 1 महीने तक, कुछ मत बोलना, और हम सब कुछ संभाल लेंगे और तुमको इस राज्य की राजकुमारी से शादी करवाएंगे। तो उनको कोर्ट में लाया तो रानी 1 उंगली दिखाती है। तो कालिदास मौन थे लेकिन उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई। तो पंडितों ने एक्सप्लेन किया कि आप बोल रहे हैं कि ईश्वर एक है, तो ये बोले नहीं, ईश्वर 2 है, एक परमात्मा और आत्मा। परमात्मा जो कि मेन ईश्वर ऊपर रहता है और एक आत्मा जो हमारे शरीर में। और फिर इसके बाद विद्युत्मा ने 5 उंगलियां दिखाई। तो कालिदास को लगा ये थप्पड़ दिखा रही है। तो कालिदास ने मुक्का दिखाया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो पंडितों ने एक्सप्लेन किया कि आप बोल रहे हैं कि 5 तत्व होते हैं। तो कालिदास बोल रहे हैं कि 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बता दूं। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षितिज मीन्स आकाश, जल मीन्स पानी, पावक मीन्स आग, गगन मीन्स आसमान और समीर मीन्स हवा। सॉरी, क्षितिज मीन्स ज़मीन होता है। चलो आपको, आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मैं बहुत ही कहानी जानता हूँ दोस्तों, मैं आपको और भी सुनाऊँगा। इस वीडियो में 2 कहानी सुनाई। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता पीरियड एज वेल एज द प्रोग्रेस इन साइंस इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा और अदर्स। तो आपको बता दिया कि इन्हीं के शासनकाल में आर्यभट्टा भी थे। आर्यभट्ट जो कि बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन, इन्होंने क्या खोज नहीं किया, जीरो की खोज आर्यभट्ट नहीं किया। चलिए दोस्तों, हम आई होप कि आप पढ़ लिए होंगे।
अब इस वीडियो के अंत में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे कि आपको कितना सीखने को मिला। तो फर्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। चलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। सो द आंसर होगा श्री गुप्ता। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग समुद्रगुप्त या विक्रमादित्य टिक करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, श्री गुप्त रियल फाउंडर थे। सेकंड क्वेश्चन, द गुप्ता किंग हु वाज द गुड प्लेयर ऑफ वीणा। वीणा के सबसे बड़े वादक कौन थे? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं थोड़े समय वेट करूँगा। चलिए, गुप्ता डायनेस्टी में सबसे बड़े वीणा के प्लेयर थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और इनका एक सिक्के पे वर्णन भी है जो कि वीणा बजाते दिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुप्ता किंग हु डिस्ट्रॉयड द साकाज। साकाज को डिस्ट्रॉय किसने किया था? समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, कुमारगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड। तो चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्ता सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्होंने साका को हराकर सकारी टाइटल लिया था और हमने पढ़ाया था कि इन्होंने साका को, जो कि सौराष्ट्र और काठियावाड़ में रूल करते थे, उनको हराकर अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड कॉल्ड। गुप्ता शासनकाल में जो गोल्ड का कॉइन था उन्हें क्या बोलते थे? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, मैं आपका आंसर बताऊंगा। अब गोल्ड कॉइन को रूपक बोलते थे, गोल्ड कॉइन को रूपक बोलते थे और सिल्वर कॉइन को दिनार बोलते थे। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता वाज। समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन था? तो दोस्तों हरिसेन थे, जो कि हमने बताया प्रयाग प्रहस्ती का लेख इन्होंने लिखा और समुद्रगुप्त के मैट्रिमोनियल अलायंस और कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रहस्ती लेख। हु वाज द ऑथर ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए आ गया वही क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। तो हरिसेन थे, जो कि कोर्ट पोएट भी थे समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द टाइटल ऑफ कविराज। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि समुद्रगुप्त को ही कविराज का टाइटल दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पोएट, कंपोजर थे और वीणा वादक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द लैंग्वेज पैट्रोनाइज्ड बाय गुप्ता वाज। गुप्ता शासनकाल में लैंग्वेज कौन सी थी? नेशनल लैंग्वेज कौन सी थी? तो वो संस्कृत लैंग्वेज थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड समुद्रगुप्ता एज नेपोलियन बोनापार्ट। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने बोला था? तो चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। दयानंद, मार्शल, वी ए स्मिथ, डी एन आचार्य। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एक्सपर्ट म्यूजिशियन। सबसे वीणा वादक या फिर कविराज या म्यूजिशियन कौन थे? तो हमने पढ़ा समुद्रगुप्त। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक एक क्वेश्चन को टिक कर दे रहा हूँ। 1 मिनट। इसके थे, द गुप्ता किंग हु वाज गुड प्लेयर ऑफ वीणा, समुद्रगुप्त। अब नेक्स्ट था गुप्ता किंग हु डिस्ट्रॉयड साकाज। साका को डिस्ट्रॉय करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्ता सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड कॉल्ड। इसको दोस्तों हमने रूपक बोला था। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता वाज हरिसेना। Who was the author of Allahabad Pillar Inscription? हरिसेना, जो कि कोर्ट पोएट भी थे। Who was the title of कविराज। ये टाइटल समुद्रगुप्त को मिला था।
द लैंग्वेज पैट्रोनाइज्ड बाय गुप्ता वाज, लैंग्वेज संस्कृत था। हु कॉल्ड समुद्रगुप्ता एज द इंडियन नेपोलियन, इसको वी.ए. स्मिथ ने बोला था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एक्सपर्ट म्यूजिशियन, ये ऑफ कोर्स नॉन अदर देन समुद्रगुप्ता। चलिए ये हो गया हमारा। सो धन्यवाद मित्रों, आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको एग्ज़ाम में आंसर क्लिक करने में मदद मिली होगी। सो धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई सजेशन है तो हम नया वीडियो जैसे मौर्यन एम्पायर या इसके बाद के एम्पायर हर्षवर्धना डायनेस्टी या फिर मिडिवल पीरियड में गुलाम वंश, मुगल वंश के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे। तो धन्यवाद, बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।